राधे राधे, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। मैं नम्रता स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का हिंदी टीचर्स एकेडमी में। तो आज हम देखेंगे आत्मकथा डॉक्टर नगेंद्र की पुस्तक से। क्योंकि मैंने सोचा कि जो छोटी छोटी विधाएं हैं, आत्मकथा, जीवनी, यात्रा, वृतांत, इन्हें तो हम देख ही सकते हैं, ज़्यादा नहीं है, एक एक वीडियो में करके देख लेंगे तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जीवन साहित्य के समान इस युग में आत्मकथा लेखन की प्रवृत्ति भी पर्याप्त बलवती रही। साहित्यिक, सामाजिक, राजनीतिक आदि विभिन्न क्षेत्रों में व्यक्तियों ने अपनी अपनी आत्मकथाएं लिख के इस विधा को समृद्ध किया। आधुनिक काल के पहले 3 काव्यखंडों की तुलना में इस कालखंड में साहित्यकारों की आत्मकथाएं अधिक संख्या में प्रकाशित हुईं। कवियों, कथाकारों, आलोचकों आदि सभी ने अपनी अपनी आत्मकथाएं लिखी। श्याम सुंदर दास, हरिभाऊ उपाध्याय, राहुल सांकृत्यायन, वियोगी हरि, यशपाल, स्वामी सत्यदेव परिव्राजक, शांति प्रिय द्विवेदी, देवेंद्र सत्यार्थी, चतुर्सेन शास्त्री, देवराज उपाध्याय, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, सेठ गोविंद दास पांडे, पांडे बेचन शर्मा उग्र, संत राम बीए, भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र माधव, हरिवंश राय बच्चन, वृंदावन लाल वर्मा, रामअवतार अरुण पोद्दार, कृष्णचंद्र, रामविलास शर्मा, हंसराज रहबर, रामदरस मिश्र आदि कुछ ऐसे महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं जिनकी आत्मकथाओं का प्रकाशन इसी युग में हुआ। श्याम सुंदर दास ने मेरी आत्मकहानी 1941 ईस्वी में अपने जन्म से लेके सन 1940 तक की घटनाओं का लेखा जोखा प्रस्तुत किया है। इस आत्मकथा का अधिकांश भाग नागरी प्रचारणी सभा के वर्णनों से आपूर्ण है और यह स्वाभाविक भी था, क्योंकि लेखक के अपने जीवन काल में सभा का तथा उसका अपना जीवन अविच्छिन्न हो गया था। तो श्याम सुंदर दास का मेरी आत्मकहानी 1941 में हमने देखा। अब हरिभाऊ उपाध्याय की आत्मकथा साधना के पद पर 1946 में प्रकाशित हुआ। इसमें लेखक ने सन 1892 से 1945 तक के जीवन अनुभवों को लिपिबद्ध किया है और यह कृति अनेक स्थलों पर उपदेशात्मक हो गई है। लेकिन ऐसा सोद्देश्य से हुआ है क्योंकि लेखक ने भूमिका में यह स्पष्ट कर दिया है कि हो सकता है ये अनुभव पाठकों के लिए उपयोगी हो। राहुल सांकृत्यायन की आत्मकथा 5 खंडों में मेरी जीवन यात्रा शीर्षक से प्रकाशित हुई। तो हमने श्याम सुंदर को देखा, हरिभाऊ उपाध्याय को देखा। अब राहुल सांकृत्यायन की आत्मकथा मेरी जीवन यात्रा कितने खंडों में? 5 खंडों में, ये ध्यान रखिएगा, प्रकाशित हुई। इनमें से पहले 2 खंड उनके जीवन काल में क्रमशः 1946 तथा 47 में प्रकाशित हुए तथा शेष 3 खंडों का प्रकाशन उनकी मृत्यु के बाद 1967 में हुआ था। तो ध्यान रखेंगे 46 और 47 में पहला, दूसरा खंड और तीसरा खंड प्रकाशित हुआ, नहीं, पहला और दूसरा प्रकाशित हुआ 46-47 में और उनकी मृत्यु के बाद बाकी के 3 खंड 67 में प्रकाशित हुए। इन विभिन्न खंडों में राहुल के जीवन के 63 वर्षों का प्रामाणिक ब्यौरा प्राप्त होता है। मुहावरेदार भाषा में लिखी गई इस कृति में उनकी यायावरी, विद्यावशनी एवं विद्रोही वृत्ति साकार उठी है। वियोगी हरि न केवल लोकप्रिय साहित्यकार हैं, अब राहुल जी हो गए, अब वियोगी हरि आ गए, अपितु महात्मा गांधी के सिद्धांतों के अनुयायी एवं प्रचारक भी हैं।
परिमाणतः उनकी आत्मकथा मेरा जीवन प्रवाह, मेरी जीवन यात्रा राहुल का 5 खंडों में और मेरा जीवन प्रवाह वियोगी हरि का 1948 में, इसमें उनका समाज सेवी रूप अधिक प्रमुख हो उठा है। साम्यवादी विचारधारा में आस्था रखने वाले प्रसिद्ध कथाकार यशपाल, अब यशपाल आ गए। यशपाल की आत्मकथा सिंहावलोकन 3 खंडों में प्रकाशित हुई। सिंहावलोकन आत्मकथा यशपाल की कितने खंडों में? 3 खंडों में। ध्यान रखेंगे तीनों खंड कब कब प्रकाशित हुए? तो 1951, 1952 तथा 1955 में प्रकाशित हुए। यशपाल साहित्य सृष्टा होने के साथ साथ भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी भी रहे। फलतः उनकी इस कृति में व्यक्तिगत जीवन के साथ साथ क्रांतिकारी दल के कार्यों का लेखा जोखा भी प्राप्त होता है। स्वामी सत्यदेव परिव्राजक की आत्मकथा स्वतंत्रता की खोज में एक ऐसे निर्धन तथा नेत्रहीन व्यक्ति की कथा है जिसने साधनहीन होने पर भी मानवीय स्वतंत्रता के प्रचार प्रसार के निमित्त नाना प्रकार के कष्ट झेलते हुए देश विदेश में यात्राएं की तथा विचार स्वातंत्र्य का बिगुल बजाए रखा। तो हमने यशपाल का सिंहावलोकन 3 खंडों में देखा, 51, 52, 55। इसके बाद हमने सत्यदेव परिव्राजक की आत्मकथा, बड़ी इंपॉर्टेंट है, स्वतंत्रता की खोज में 1951 में प्रकाशित हुई। और ध्यान रखेंगे एक ऐसे निर्धन तथा नेत्रहीन व्यक्ति की कथा है स्वतंत्रता की खोज में। इसके बाद आगे देखिए, संस्मरणात्मक शैली में रचित शांति प्रिय द्विवेदी की आत्मकथा परिव्राजक की प्रजा 1952 उनके करुणा प्लवित जीवन के विविध पक्षों को उजागर करती है। तो परिव्राजक की प्रजा 1952, शांति प्रिय द्विवेदी और स्वतंत्रता की खोज में सत्यदेव परिव्राजक। इसके बाद आगे आइए, लोकगीतों के यशस्वी संग्रहकार देवेंद्र सत्यार्थी की आत्मकथा 2 भाग, चांद सूरज के विरन 1952 तथा नील यक्षिणी 1985 शीर्षकों से प्रकाशित हुई। 3 खंडों में विभक्त चांद सूरज के बीरन में लेखक ने अपने बचपन, शिक्षा संबंधी यात्राओं तथा साहित्यिक जीवन के प्रस्फुटन तक के अंश को ही निबद्ध किया है। तो देवेंद्र सत्यार्थी की आत्मकथा के 2 भाग है, एक चांद सूरज के बीरन और एक नील यक्षिणी। नील यक्षिणी 85 में और चांद सूरज के बीरन 1952 में। चांद सूरज के बीरन आत्मकथा 3 खंडों में है, ये ध्यान रखेंगे। इसके बाद पढ़ाई के अधूरे छूट जाने के साथ ही लेखक ने आत्मकथा समाप्त कर दी है। नील यक्षिणी में लेखक ने अपने जीवन के सन 1927 से 1984 तक के कालखंड को समेटा है और शिल्प की दृष्टि से यह आत्मकथा हिंदी में एक अभिनव प्रयोग है और यह इस अर्थ में है कि सर्वथा तटस्थ वर्णन करने के निमित्त लेखक ने अनेक स्थलों पर पात्रों के वास्तविक नाम बदल दिए हैं। यहाँ तक कि उसने अपने लिए भी कहीं यायावर, कहीं अमृतायन और कहीं पाषाण त्रयी नामों का उल्लेख किया है। किसने किया है? तो देवेंद्र सत्यार्थी ने। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आगे। मंगला प्रसाद पुरस्कार के विजेता गंगा प्रसाद उपाध्याय ने अपनी आत्मकथा जीवन चक्र में आर्य समाज संबंधी कार्यों को प्रमुखता प्रदान की है। तो जीवन चक्र आत्मकथा गंगा प्रसाद उपाध्याय बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पे मंगला प्रसाद पुरस्कार भी मिल चुका है। तो जीवन चक्र आत्मकथा गंगा प्रसाद उपाध्याय। इसके बाद आगे चतुर्सेन शास्त्री की 2 आत्मकथाएं, यादों की परछाइयाँ 1956 तथा मेरी आत्मकहानी 1963 प्राप्त होती है। तो चतुर्सेन शास्त्री की 2 आत्मकथाएं, यादों की परछाइयाँ तथा मेरी आत्मकहानी प्राप्त होती है। यादों की परछाइयाँ में लेखक के निजी जीवन के क्रमिक ब्यौरे का अभाव है,
जबकि मरणोपरांत प्रकाशित मेरी आत्मकहानी में पहले 2 अध्यायों को छोड़कर शेष भाग अप्रामाणिकता का प्रश्न चिन्ह लगाए हुए हैं। और इसका कारण यह है कि पहले 2 अध्याय तो लेखक ने स्वयं लिखे हैं तथा शेष अंश लेखक द्वारा छोड़े गए नोट्स के आधार पे उसके अनुज चंद्रसेन ने लिखा है। लेकिन इस बात का कहीं कोई संकेत नहीं कि शेष अंश में से कितना चतुर्सेन का है और कितना चंद्रसेन का। फलतः इस कृति को आत्मकथा की परिधि में रखना न्याय संगत प्रतीत नहीं होता। हिंदी के प्रबल पक्षधर, अब चतुर्सेन शास्त्री की हो गई 2 आत्मकथा, मेरी आत्मकहानी और यादों की परछाइयाँ। अब आगे देखिए। हिंदी के प्रबल पक्षधर तथा समर्थ नाटककार सेठ गोविंददास ने अपनी जीवन कथा आत्मनिरीक्षण शीर्षक से लिखी है। और इस आत्मकथा की खूबी यह है कि लेखक ने महात्मा गांधी तथा जवाहरलाल नेहरू तक के विचारों तक की आलोचना करने में झिझक नहीं दिखाई है। इस आत्मकथा से भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का इतिहास भी निबद्ध हो गया है और इसका कारण लेखक का साहित्यकार होने के साथ साथ स्वतंत्रता संग्राम का सक्रिय सेनानी होना भी है। तो आत्मनिरीक्षण आत्मकथा किसकी है? सेठ गोविंद दास की है, ध्यान रखेंगे। अब आगे देखिए। देवराज उपाध्याय की आत्मकथा 2 भागों में बचपन के 2 दिन तथा यौवन के द्वार पर प्रकाशित हुई। इस कृति की मुख्य विशेषता मनोवैज्ञानिक विश्लेषण है। मनोवैज्ञानिक विश्लेषण के आधार पे लेखक ने अपने जीवन की विभिन्न प्रवृत्तियों के मूल चिन्ह शैशव में खोजे हैं और हिंदी के प्रसिद्ध निबंधकार, अब ये हो गया, देवराज उपाध्याय की आत्मकथा 2 है, 2 भागों में। बचपन के 2 दिन, ध्यान रखेंगे, 1958, यौवन के द्वार पे 1970। तो बचपन के 2 दिन, यौवन के द्वार पे देवराज उपाध्याय की आत्मकथा है। इसके बाद हिंदी के प्रसिद्ध निबंधकार पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी ने मेरी अपनी कथा 1958 में अपने जीवन पर कम तथा अपने समय के साहित्यकारों एवं साहित्य परिवेश पे अधिक प्रकाश डाला है। तो मेरी अपनी कथा आत्मकथा पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी। इसके बाद पांडे बेचर शर्मा उग्र ने अपनी खबर कब प्रकाशित हुई ये भी ध्यान रखेंगे, 1960 में। इसमें अपने जीवन के प्रारंभिक 21 वर्षों की घटनाओं को वारी दी है। उग्र की लेखन शैली की विशेषता ओजपूर्ण शैली में 2 टुक बात कहना है और ये विशेषताएं उनकी आत्मकथा में भी परिलक्षित होती है। इसके बाद आगे आइए। संत राम बीए ने मेरे जीवन के अनुभव में अपने सामाजिक तथा साहसिक कार्यों का लेखा जोखा प्रस्तुत किया है। तो मेरे जीवन के अनुभव आत्मकथा संत राम बीए का है, ध्यान रखेंगे। और इस कृति से यह भी पता लगता है कि लेखक ने अंग्रेजी, मराठी तथा बांग्ला भाषाओं से हिंदी में अनुवाद का कार्य भी किया। तो मेरे जीवन के अनुभव संत राम बीए। अब आगे आते हैं। डॉक्टर भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र माधव, इन्होंने अपने जीवन के प्रमुख मोड़ों को जीवन के 4 अध्याय 1967 में निबद्ध किया है। यह कृति लेखक के अपने संपर्क में आए व्यक्तियों के जीवंत संस्मरण भी पिरोए हुए है। तो ध्यान रखेंगे कि जीवन के 4 अध्याय आत्मकथा किसने लिखा? भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र माधव ने। यह कृति लेखक के अपने संपर्क में, ये तो हो गया। अब आते हैं हिंदी के लोकप्रिय कवि हरिवंश राय बच्चन। इनकी आत्मकथा भाई 4 खंडों में प्रकाशित है। चारों का नाम और डेट याद रखेंगे। पहला है क्या भूलूं क्या याद करूं 1969 में। दूसरा है नीड़ का निर्माण फिर 1970 में। तीसरा है बसेरे से दूर 1977 में। और चौथा है 10 द्वार से सोपान तक 1985 में।
तो क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर, बसेरे से दूर 10 द्वार से सोपान तक। ट्रिक है, क्या नीड़ बसे 10 द्वार पे। 69, 70, 77, 85। 4 शीर्षकों से 4 खंडों में इनकी आत्मकथा प्रकाशित हुई है। इन चारों के खंड अध्ययन से पाठक को लेखक की रचना प्रक्रिया, भौतिक तथा मानसिक संघर्ष की तथ्यात्मक किंतु कलात्मक जानकारी प्राप्त होती है। इसके बाद वृंदावन लाल वर्मा की अपनी कहानी 1972, अपनी कहानी आत्मकथा वृंदावन लाल वर्मा 1972। उनके जीवन संघर्ष, साहसी स्वभाव, शिकारी प्रवृत्ति, साहित्य जगत में प्रवेश, लेखन प्रेरणा आदि को रूपायित करती है। तो अपनी कहानी 1972 आत्मकथा वृंदावन लाल वर्मा। इसके बाद राम अवतार अरुण आते हैं। इनकी आत्मकथा है अरुणायन, 1974 में लिखी गई। उनके जीवन तथा लेखन का विवरणात्मक इतिहास है। तो अरुणायन आत्मकथा राम अवतार अरुण। इसके बाद कृष्णचंद्र की आत्मकथा है आधे सफर की पूरी कहानी, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1979 में लिखी गई आधे सफर की पूरी कहानी। न तो तिथि क्रम से लिखी गई है और न उसे आत्मपरिचय का साधन बनाया गया है। 16 के बाद 17 वाला पेज कहाँ चला गया भाई? एक पेज तो लग रहा है PDF बनाने में छूट गया है। ओफो, चलिए उसका अलग से बना दूंगी मैं वीडियो, छोटा सा एक जो छूट गया है, क्योंकि अब बीच में तो बन नहीं पाएगा। कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। अगला दिया है कि पृथ्वी सिंह आज़ाद की आत्मकथा क्रांति पथ का पथिक। तो ध्यान रखेंगे, सब रचना आप ध्यान रखनी है भाई, नई हो चाहे पुरानी। क्रांति पथ का पथिक, ये आत्मकथा किसने लिखा है? पृथ्वी सिंह आज़ाद ने लिखा है क्रांति पथ का पथिक। इसमें भारत की आज़ादी के लिए क्रांतिकारियों द्वारा किए गए कार्यों का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। अपने जीवन की घटनाओं को रोचक विस्तृत प्रस्तुत करते हुए समय लेखक ने जेल जीवन, काले पानी की सजा, गुप्तवास, रूस तथा काबुल प्रवास विषयक जो विवरण दिए हैं वो लोमहर्षक बन पड़े हैं। लेकिन इसे पढ़ते समय न तो कोई कहीं किसी की निंदा करके अपनी बात को सिद्ध करने का दम्भ है और न ही किसी प्रकार की कटुता ही आने पाई है। तो हमने देखा क्रांति पथ का पथिक पृथ्वी सिंह आज़ाद की आत्मकथा। जो नहीं याद होगा उसके लेखक आप लिख लेंगे। इसके बाद आगे है आबिद अली द्वारा हिंदुस्तानी में लिखी गई आत्मकथा मजदूर से मिनिस्टर। तो मजदूर से मिनिस्टर आत्मकथा आबिद अली ने लिखा है। मजदूर से मिनिस्टर आत्मकथा आबिद अली लिखा है। इसमें निजी जीवन वृत्त प्रस्तुत करने के साथ साथ श्रम की महत्ता को प्रतिष्ठित एवं रेखांकित किया गया है। तो आबिद अली ने क्या लिखा है? मजदूर से मिनिस्टर, नोट कर लेंगे। इसके बाद चतुर्भुज शर्मा ने विद्रोही की आत्मकथा लिखा है। विद्रोही की आत्मकथा चतुर्भुज शर्मा ने लिखा है तथा सुखदेव राज ने जब ज्योति जगी आत्मकथा लिखा है। जब ज्योति जगी सुखदेव राज। इसमें निजी जीवन को भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत किया गया है। तो जब ज्योति जगी सुखदेव राज, मजदूर से मिनिस्टर आबिद अली, विद्रोही की आत्मकथा चतुर्भुज, क्रांति पथ का पथिक पृथ्वी सिंह आज़ाद। आगे आइए। आगे दिया है कि सुखदेव राज की आत्मकथा क्रांतिकारियों के जीवन तथा गतिविधियों पर प्रकाश डालते हुए उनकी शक्ति तथा सीमाओं का अच्छा परिचय देती है और इसमें आत्मेतर पात्रों के चरित्र भी पर्याप्त मुखरित हुए हैं। अब इसके बाद आगे आइए। मोरारजी देसाई की आत्मकथा 3 भागों में प्रकाशित हुई है। मोरारजी देसाई की आत्मकथा कितने भागों में? 3 भागों में। इनमें से 2 तो मेरा जीवन वृतांत भाग 1 है तथा भाग 2 1974 में आया।
मेरा जीवन वृतांत है जिसका भाग 1 72 में, भाग 2 74 में आया। तो मेरा जीवन वृतांत मोरारजी देसाई ने लिखा है, ये भी ध्यान रखेंगे। हिंदी ये सब नोट करेंगे, जो नई हैं ऐसे याद करेंगे। हिंदी तथा अंग्रेजी में एक साथ प्रकाशित हुए तीसरा भाग केवल अंग्रेजी में छपा है। चूँकि इस पर न तो अनुवादक का नाम ही है और न एतद विषयक कोई संकेत है, फलतः इसे हिंदी की मौलिक कृति मानना ही ठीक लगता है। इस आत्मकथा में लेखक ने निजी जीवन की कथा भारतीय उपमहाद्वीप की राजनीतिक हलचल के परिपार्श्वों में प्रस्तुत की है। भारतीय राजनीति के चर्चित व्यक्ति बलराज मधोक, ये ध्यान रखेंगे, बलराज मधोक की आत्मकथा बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 खंडों में प्रकाशित आत्मकथा का पहला खंड जिंदगी का सफ़र 1986 में उनके जन्म से लेकर 30 वर्षों तक की कथा है। तो जिंदगी का सफ़र आत्मकथा बलराज मधोक। एक निश्चित धार्मिक तथा राजनीतिक प्रतिबद्धता के बावजूद यह कृति भारतीय राजनीति को नागपाश की तरह बाधे सांप्रदायिकता के संदर्भ को एक व्यापक परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत करती है। इसके बाद आगे, आलोच्य युग में हिंदी के आत्मकथा साहित्य को पत्रकारों, अध्यापकों, वकीलों, फिल्मी कलाकारों, पुलिस कर्मचारियों आदि ने भी समृद्ध किया। पत्रकारों में मूलचंद अग्रवाल तथा इंद्र विद्या वाचस्पति ने अपनी आत्मकथाएं लिखी। ध्यान रखेंगे भाई, कोलकाता से प्रकाशित होने वाला हिंदी दैनिक पत्र विश्वामित्र के संपादक मूलचंद अग्रवाल ने एक पत्रकार की आत्मकथा 1944 में पत्रकार होने के फलस्वरूप प्राप्त होने वाले अनुभवों को इतर जन सुखाए लिखा। तो विश्वामित्र जो कलकत्ता से प्रकाशित होने वाला दैनिक समाचार पत्र था, जिसके संपादक थे मूलचंद अग्रवाल, उन्होंने आत्मकथा लिखी, एक पत्रकार की आत्मकथा। तो विश्वामित्र पत्रिका ध्यान रखेंगे। इसके बाद इंद्र विद्या वाचस्पति ने पत्रकारिता के अनुभव में निजी जीवन के प्रसंगों को इस प्रकार प्रस्तुत किया है कि पत्र स्वामियों द्वारा पत्रकारों के साथ किए जाने वाले व्यवहार का वास्तविक रूप उद्घाटित हो गया है। यह आत्मकथा पत्रों के संचालन कार्य का विवरण भी रोचक शैली में प्रस्तुत करती है। पत्रकारों के समान शिक्षकों द्वारा लिखी गई आत्मकथाओं में 2 का विशेष महत्व है। इनमें से एक कालिदास कपूर ने लिखा है, मुदर्रिस की आत्मकथा। कालिदास कपूर ने क्या लिखा है, ये ध्यान देंगे, मुदर्रिस की आत्मकथा, तथा दूसरी प्रिंसिपल दीवान चंद की मानसिक चित्रावली है। कालिदास कपूर ने अपनी आत्मकथा में गांवों तथा कस्बों के प्राथमिक तथा माध्यमिक विद्यालयों की स्थिति तथा समस्याओं पर प्रकाश डालने के साथ साथ उनके समाधान भी सुझाए हैं। प्रिंसिपल दीवान चंद ने अपनी आत्मकथा में शैक्षिक जगत में किए गए उनके सुधारों को विशेष रूप से रेखांकित किया है, जो उन्होंने दयानंद कॉलेज कानपुर के प्राचार्य पद पर रहते हुए किए थे। इसके बाद वकीलों द्वारा लिखी गई आत्मकथाओं में गणेश वासुदेव मावलंकर कृत मेरी वकालती जीवनी उल्लेखनीय है। तो मेरी वकालती जीवन आत्मकथा गणेश वासुदेव मावलंकर का है। इसमें लेखक ने उन मुकदमों का सूक्ष्म विवरण दिया है जिनमें वह गांधीवाद के 2 मूल सिद्धांतों सत्य और अहिंसा का पालन करते हुए मुकदमे जीतने में सफल रहा। तो ध्यान रखेंगे, मेरा वकालती जीवन आत्मकथा किसने लिखा है, तो ये लिखा है गणेश वासुदेव मावलंकर ने। इसके बाद इसमें लेखक ने उन मुकदमों का सूक्ष्म विवरण प्रस्तुत किया है। ये तो हो गया, आगे देखते हैं। अगला है कि फिल्मी जीवन से संबंधित आत्मकथाओं में बलराज साहनी की
मेरी फिल्मी आत्मकथा, तो बलराज मधोक का भी हमने देखा था और बलराज साहनी की भी आत्मकथा, दोनों आत्मकथा बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरी फिल्मी आत्मकथा बलराज साहनी विशेष स्थान की अधिकारिणी है। इसमें लेखक ने फिल्मी जीवन में अपने प्रवेश की कथा, अभिनय कुशलता के लिए अपेक्षित गुणों आदि का विस्तार से विवेचन किया है। इसके बाद आगे आ जाइए। विजय नरवड़े की आत्मकथा सैनिक परिवेश और मैं सैनिक जीवन से जुड़े कटु मधुर अनुभवों को निबद्ध किए हुए है। तो विश्वनाथ लाहिरी द्वारा लिखित एक पुलिस अधिकारी की आत्मकथा। विजय नरवड़े ने लिखा है सैनिक परिवेश और मैं। विजय नरवड़े की आत्मकथा, इसे नोट करेंगे, सैनिक परिवेश और मैं। तो विश्वनाथ लाहिरी ने लिखा है एक पुलिस अधिकारी की आत्मकथा। इन सब प्रश्नों को जो नए नए रचना मिल रही है नोट करते जाइएगा, 2-4 बार पढ़ेंगे, दिमाग में फिट रहेगा। इसमें इस बात को रेखांकित किया गया है कि ईमानदार तथा कर्मठ पुलिस अधिकारी को कितना कुछ झेलना पड़ता है। इसमें ब्रिटिश कालीन पुलिस के रीति रिवाजों का वर्णन भी है तथा इस प्रकार की जानकारी भी है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के समय पुलिस अधिकारी को वेतन के अतिरिक्त कमीशन भी दिया जाता था और इसीलिए वे कमिश्नर कहलाते थे। इसके बाद आलोच्य युग में देश विदेश के अनेक व्यक्तियों की आत्मकथाओं के भारत तथा विश्व की विभिन्न भाषाओं से अनुवाद भी प्रकाशित हुए। भारतीय लेखकों में के.एम. मुंशी, काका कालेलकर, विनायक दामोदर सावरकर, डॉक्टर राधाकृष्णन, अबुल कलाम आज़ाद, रविंद्रनाथ ठाकुर, वेद मेहता, जोस मलिहाबादी, अमृता प्रीतम, कमला दास, मिल्खा सिंह, मोहम्मद यूनुस, बलवंत गार्गी तथा करतार सिंह दुग्गल, कर्ण सिंह आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। तो विदेशी लेखकों में हिटलर, टॉलस्टॉय, इंक्रमा, हेलेन केलर, खान अब्दुल गफ्फार खां की आत्मकथाएं उल्लेखनीय हैं। समग्रता हिंदी की आत्मकथा साहित्य पर्याप्त वैविध्यपूर्ण है। साहित्यकारों, राजनीतिज्ञों, पत्रकारों, शिक्षकों, वकीलों, समाज सेवकों, फिल्मी कलाकारों आदि ने अपनी अपनी आत्मकथाएं लिखकर भारतीय समाज के विविध रूपों को अत्यंत सजीव एवं प्रामाणिक चित्र उभारा है। प्रायः सभी आत्मकथाकारों ने पारिवारिक जीवन की अपेक्षा अपने कार्यक्षेत्र संबंधी प्रकरणों को ही प्रमुखता प्रदान की है, लेकिन पारिवारिक प्रकरणों का सर्वथा अभाव भी नहीं है। समूचे आत्मकथा साहित्य के पारिवारिक परिदृश्य को संवेद रूप में देखने पर यह पता लगता है कि ये विविध रूपी हैं। इनमें परिवार के व्रत, उत्सव, अंधविश्वास, परंपराएं, जीवन मूल्य आदि सभी को स्थान मिला है। सच तो यह है कि भारत का सामाजिक इतिहास लिखने के लिए ये महत्वपूर्ण सामग्री प्रदान करती है। शिल्प की दृष्टि से इनमें पत्र, डायरी, संस्मरण आदि सबका सम्मिलित रूप मिलता है। ये प्रेरणा की अक्षय स्रोत है तथा पढ़ने में उपन्यास का आनंद देती है। तो आत्मकथा हुआ समाप्त। अब आता है यात्रा वृतांत। तो एक वीडियो आएगी जिसमें हम देखेंगे यात्रा वृतांत। तो जितना टॉपिक प्रश्न बना के कवर होगा प्रश्न बना के करूँगी, जितना टॉपिक ऐसे थ्योरी पढ़ा के होगा वो भी करूँगी। जो भी समय है इसका अच्छे से उपयोग करना है, आपको अच्छे से देखना है। क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताएंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। मैंने प्लेलिस्ट भी बना दिया है डॉक्टर नगेंद्र की पुस्तक से, इस नाम से प्लेलिस्ट है। जो भी नगेंद्र की बुक से क्वेश्चन थ्योरी कराऊंगी सब उसी प्लेलिस्ट में ऐड होते जाएंगे, तो आप लोग देख सकते हैं। धन्यवाद।